हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ऑफ लेवल ऑफ बीपीएससी। और आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रोडक्टिव एरिया डिस्कस करने वाले हैं अपने बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। पॉलिटी के क्वेश्चंस आप देखोगे तो हर साल बीपीएससी 2 या 3 क्वेश्चन पंचायती राज के ऊपर पूछती ही है। इसलिए आज की इस डिस्कशन में आप धड़ाधड़ देखोगे कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चंस के थ्रू जो हम रिवीजन की अपनी सीरीज पॉलिटी की चला रहे हैं, उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्वायत्त सरकारों के बारे में, पंचायती राज के बारे में, विशेषकर जो ग्रामीण लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, रूरल, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट एरिया है बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप एक इस पोर्शन को सिर्फ रिवाइज करते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2-3 या एटलीस्ट 1-2 सवाल तो आपके एग्जामिनेशन में इस डिस्कशन के बेसिस पे हल हो ही जाएंगे। तो कुछ एक 40-42 क्वेश्चन हैं आज हमारे पास, जिसके थ्रू हम पूरे पंचायती राज के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो थोड़ा एक बेसिक चीज मैं आपको पंचायती राज के बारे में पहले बता दूं। तो पंचायती राज का जो सिद्धांत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं कि बहुत बाद में आया है। पंचायती राज का सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब संविधान बना तभी से है। तो क्या कहता है, एक आर्टिकल है जो अनुच्छेद 40, वो कहता है फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में। लेकिन ये जो अनुच्छेद 40 है वो किसकी सीरीज में आता है? डीपीएसपी की सीरीज में। डीपीएसपी क्या है? नॉन इन्फोर्सिएबल है। राज्यों को छूट है कि वो लागू कर सके, लेकिन अगर इसको लागू नहीं किया गया तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो कोर्ट में। ये जो है अप्रवर्तनीय है। क्या है? अप्रवर्तनीय है डीपीएसपी। तो हाँ, 1950 में जो हमारे यहाँ पंचायती राज की बात की गई थी, हालांकि ये गांधीयन फिलॉसफी पे बेस्ड है, और गांधी जी ने ही नाम दिया है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ग्रामीण में है उसको हम पंचायती राज के नाम से जानेंगे। तो ये नामकरण उन्हीं का किया हुआ है। ठीक है। तो ये गांधीयन फिलॉसफी जो हमारे डीपीएसपी के अंदर है, लेकिन ये उस समय 1950 में क्या था? नॉन इन्फोर्सिएबल था। कुछ राज्यों ने उसको लागू किया, कुछ समितियां बनी, कुछ उसकी सिफारिशें हुई, लेकिन आलम यह था कि कुछ राज्य में हैं, कुछ राज्य में नहीं है। जिन राज्यों ने लागू भी किया वहां पे चुनाव एक बार हो रहा है तो फिर 25 साल तक नहीं हो रहा है। तो कुछ एक यूनिफॉर्म चीज नहीं थी पंचायती राज के सिस्टम के बारे में। फाइनली जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, जो 73वां संवैधानिक संशोधन है हमारे संविधान का, उसने इसको एक फॉर्मल बेसिस दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया, और इसको नॉन इन्फोर्सिएबल से इन्फोर्सिएबल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर अब कोई भी राज्य है जो पंचायती राज का गठन नहीं करता है तो वहां उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस पिटीशन डाला जा सकता है, क्योंकि यह प्रवर्तनीय भाग है हमारे संविधान का। इसका इन्फोर्समेंट किया जाना जरूरी है। तो ऐसे पंचायती राज का कॉन्सेप्ट हमारे देश में आया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से हमारे संविधान में 11वीं सूची जोड़ी गई, 11th शेड्यूल, और इसके साथ ही 74th अमेंडमेंट एक्ट आया जो सेम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस म्युनिसिपैलिटीज को देता है, यानी नगर पालिका को, और वहां पे 12th शेड्यूल जोड़ा गया। तो ये 12 कुछ अनुसूची हैं, जिसमें से 11वीं और 12वीं सबसे रिसेंट है। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो कि 93 में लागू होता है, उसके रिगार्डिंग और उसके कारण बनी है। तो इसके प्रावधानों को क्वेश्चंस के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड हेंस लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन। और पहला सवाल ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज। जस्ट अभी जो हमने बात की थी, तो पंचायती राज है, यहाँ पे नगर निकाय या शहरी के बारे में बात नहीं की गई है। पंचायती राज मतलब सिर्फ ग्रामीण। तो ये कौन से संशोधन के थ्रू हुआ है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। उत्तर है हमारा सी। निम्नलिखित में से कौन पंचायत राज की संरचना के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिकृत है? जो पंचायती राज का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लिए कानून कौन बना सकता है? तो इसके लिए कानून जो बना सकता है वो उत्तर है राज्य का विधानमंडल, यानी लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट।
हालांकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो संविधान में लिख दी गई है कि इतने रिजर्वेशन होंगे, इतने साल के बाद चुनाव करना है, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई जाएगी, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई जाएगी जो इन सारे चुनाव का कार्यक्रम देखेगी। लेकिन उसके रिगार्डिंग डिटेल लॉ बनाने की जो शक्ति है, क्योंकि जो पंचायती राज है वो किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, तो उसके ऊपर शक्ति कानून बनाने की, अधिनियमित करने की जो शक्ति है वो किसे मिली है, वो राज्य के विधानमंडल के पास है। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के नामकरण के रूप में पंचायती राज का सुझाव दिया था? मैंने बात करते हुए अभी आपको बताया ही था, मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी। उत्तर होगा इसका डी। आईएएस 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट है, इसलिए यहां हमें देखना है। भारत के संविधान के भाग 9 में प्रावधान के बारे में है। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस फॉर पंचायत एंड इट वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो माफ करें, भाग 9 में पंचायती राज के बारे में दिया गया है। इसको कब लाया गया? 1992 में। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजन फॉर म्युनिसिपैलिटीज एंड आर्टिकल 243Q इन विशेष 2 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि पार्ट 9A और उसमें जो 2 म्युनिसिपैलिटीज की बात की गई है वो 2 म्युनिसिपैलिटीज नहीं, ये 3 तरह की म्युनिसिपैलिटीज है। नगर पंचायत है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और म्युनिसिपल काउंसिल है। तो 3 तरीके की म्युनिसिपैलिटीज के बारे में चर्चा की गई है। उत्तर हमारा है ए, क्योंकि सही सिर्फ एक है। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द 11th शेड्यूल? तो 11th शेड्यूल में उन चीजों की सूची दी गई है जो पंचायत के कार्य के अधीन है। ऐसे कार्य जो पंचायतों को करने हैं। जो स्टेट लिस्ट में है वो कार्य किसको करने हैं? राज्यों को करने हैं। जो यूनियन लिस्ट में है वो कार्य किसको करने हैं? वो केंद्र को करने हैं। लेकिन जो 11th शेड्यूल में है वो कार्य किसको करने हैं? तो पंचायतों की जिम्मेवारी है। और 11th शेड्यूल में कुछ 29 वैसे आइटम दिए गए हैं जो पंचायत के कार्य क्षेत्र के अंदर आते हैं। यूपीएससी ने 2005 में एक और क्वेश्चन पूछा है, पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश और चुनाव आयोग। यहाँ पे चुनाव आयोग का मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग से है, वो चुनाव आयोग नहीं लेती उसका निर्णय। राज्य सरकार, चूंकि ये मैटर किसके अंदर आता है? स्टेट लिस्ट के अंदर। इसके एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। चुनाव कराने की अगर प्रक्रिया के बारे में होता कि वो प्रक्रिया का संचालन कौन करता है, वोटर लिस्ट कौन बनाता है, कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन कौन कराता है, तो उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है, राज्य चुनाव आयोग है। लेकिन कब होना है इसकी घोषणा, शेड्यूल, ये सब स्टेट निकालेगा। लेकिन निर्णय उसके रिगार्डिंग जो लेना है वो किसको लेना है? वो राज्य की सरकारों को लेना है। उत्तर है बी। पंचायती राज का जो विषय है वो किस इशू में है? 2005 और 2017 दोनों में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये राज्य सूची में आएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। पंचायत के चुनाव कितने साल बाद होने हैं? हर 5 साल में पंचायत का चुनाव होना है। एक प्रावधान यह है कि मान लीजिए हर 5 साल के बाद एक बार जो पंचायतों का गठन हो गया, मान लीजिए पंचायत का गठन होता है 2023 में चुनाव हुआ, पंचायत का गठन हो गया, तो कितने साल के बाद होना है अगला चुनाव? 2028 में। अगर बीच में ही किसी पंचायत का विघटन हो गया या उसको डिसॉल्व कर दिया गया तो क्या प्रावधान है? तो फिर क्या हम 5 साल वेट करें या कितने दिन के अंदर चुनाव कराएं? तो अगर मान लीजिए बिहार में चुनाव होता है, जितने भी पंचायत का गठन हुआ उसमें से एक का विघटन हो गया 2026 में, ठीक है, तो 2026 में जिस दिन विघटन हुआ, मान लीजिए जून 2026 में हुआ, तो इसके 6 महीने के अंदर फिर सिर्फ उस पंचायत के लिए चुनाव कराया जाएगा। 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाएगा। लेकिन ओरिजिनली जो पंचायत का टेन्योर था वो कितना था? 5 साल। बीच में जो मध्यकालीन पंचायत के चुनाव हुए हैं उसका टेन्योर कितना रहेगा? जो बचा हुआ टेन्योर है, शेष अवशेष जो टेन्योर है वही उसका रहेगा। ये प्रावधान है, एक बार जो चुनाव हुए 5 साल के भीतर कराने ही है। बीच में अगर किसी का विघटन होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होते हैं वहां पंचायत में। बीच में भी अगर कोई पंचायत डिसॉल्व होती है तो, लेकिन उसका टेन्योर सिर्फ शेष समय के लिए होगा। ठीक है, वापिस आते हैं अपने सवाल पे। उत्तर है हर 5 साल में चुनाव कराना मैंडेटरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है? 2017 तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर।
जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है इसके अंदर पुलिस भी आ जाती है। तो पुलिस का जो विभाग है वो राज्य के अंदर आता है, ना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर, पंचायतों के अंदर नहीं आता है। उत्तर है डी। पंचायत की वित्त स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करने के लिए किसे अधिकृत किया गया है? किसी राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और भारत का राष्ट्रपति। तो राज्यपाल को अधिकृत किया गया है कि हर 5 साल के लिए, जिस तरह प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन यूनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसी तरह स्टेट के लिए फाइनेंस कमीशन कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? वो राज्यपाल करेगा। नगर पालिकाओं से संबंधित भारत के संविधान में 73वें और 74वें संविधान के संबंध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब ये संवैधानिक संशोधन लाया गया था? तो वो ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके समय 2 बड़े महत्वपूर्ण काम हुए हैं। एक तो जब एलपीजी, गैस वाली एलपीजी नहीं, जब नई आर्थिक नीति के बारे में बात करते हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये जो नई आर्थिक नीति भारत में आई थी, ये और जो पंचायती राज का कानून जब हमारे देश में आया, दोनों ही पीवी नरसिम्हा राव सरकार के अंदर हुआ है। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और जब नई आर्थिक नीति आई थी तब उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह, जो कि फिर बाद में जाके 2 टेन्योर के लिए यानी 10 साल के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। ठीक है। पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? 243 डी में दिया गया है। 243 डी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की विधायी उत्पत्ति का पता किस संवैधानिक संशोधन के विधेयक से लगाया जा सकता है? कहने का मतलब यह कि सबसे पहली कोशिश कब की गई थी, ओरिजिन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि पहले बार जब कोशिश की गई थी तो उस समय ये पास नहीं हो पाया था। फिर बाद में उस बिल में चेंज करके इसको 73वें संवैधानिक संशोधन के रूप में पेश किया गया था। तो उत्तर है डी, 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक। उसके थ्रू हमारे यहाँ पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की एफर्ट लगाई गई थी, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। 2020 में बीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनुसूचित जाति के लिए पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं अनुसूचित जाति के लिए। उत्तर है सी। ग्राम सभा का क्या अर्थ है? पंचायतों में ग्राम सभा का गठन मैंडेटरी है, लेकिन ग्राम सभा में कौन से लोग होते हैं? क्या उस गांव के सारे लोग? क्या उस पंचायत के सारे लोग? क्या उस पंचायत के 18 वर्ष के सारे ऊपर के सभी लोग? तो ये कंफ्यूजन है। आप देखिए, उत्तर तो यहाँ पे है कि उस ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति। अब ये एक सवाल है कि मतदाता सूची में वही आ सकता है जो 18 वर्ष के ऊपर का हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 18 वर्ष के ऊपर तो होते हैं लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम नहीं होता। तो जब आप ग्राम सभा की बात करते हो तो सिर्फ वैसे ही लोगों को लेते हो जो 18 वर्ष के ऊपर हैं, इसलिए योग्य हैं वो मतदाता सूची में आने के लिए, और वास्तव में उनका नाम है मतदाता सूची में। चाहे वो 40 वर्ष का भी हो, अगर मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है तो ग्राम सभा का हिस्सा नहीं हो सकता। तो उत्तर है सी। निम्नलिखित में से किसका गठन पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किया गया था? खाप पंचायत हरियाणा के इलाके में काफी फेमस है, लेकिन ये संवैधानिक पंचायत नहीं है। जाति पंचायत, किसी भी तरह के जातिवाद को हमारा संविधान रिकॉग्नाइज नहीं करता है। जन पंचायत, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायत की व्याख्या नहीं की गई है। ग्राम पंचायत, जो कि वन ऑफ द 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम है। पंचायती राज में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। पंचायत समिति का अलग अलग नाम अलग अलग राज्यों में देख सकते हैं, कहीं इंटरमीडिएट पंचायत, कहीं ब्लॉक समिति होता है, कहीं प्रधानी बोलते हैं उसको। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट है 3 स्ट्रक्चर का। सबसे नीचे ग्राम पंचायत होता है। तो हमारे संवैधानिक व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था के अंदर ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई है। 2019 में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्थानीय स्वशासन को एक अभ्यास के रूप में सबसे अच्छी तरह किस तरीके में समझाया सकता है कि स्थानीय जो स्वशासन है वो किस चीज के बारे में बात करता है? देखिए, उत्तर तो इसका बी है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन इसको समझाते हैं थोड़ा आपको कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले आप सेंट्रलाइजेशन समझिए। सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीयकरण।
ये एक प्रक्रिया है जहां पे एक ही व्यक्ति, चाहे एक ही संस्था, चाहे एक ही लेवल की सरकार, सारी शक्तियां उसी में हो। तो मान लो सारी शक्तियां भारत के प्रधानमंत्री के पास चली गई, सारी शक्तियां किसी देश के राष्ट्रपति के पास चली गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शक्तियों का केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन। इसमें एक खामी है कि जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है वो अपनी शक्तियों के प्रति जवाबदेह नहीं होता, वो अपने आप को डिक्टेटर, तानाशाह के रूप में फिर देखने लगेगा, और ये शासन प्रणाली के लिए, शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है। इसलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाता है। हर व्यक्ति अपने अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हो, अपने अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी हो, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है। इसलिए आप देखोगे कुछ शक्तियां केंद्र के पास है, कुछ शक्तियां स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और फिर तीसरे लेवल पे आप देखोगे कि ऊपर केंद्रीय मंत्रिमंडल हो गई, फिर आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, फिर बीडीओ हैं, बीच में एसडीएम हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सरकार की शासन प्रणाली में हो। तो डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था तो हमारे यहाँ पहले से थी, तो हम क्यों कह रहे हैं कि जब पंचायत आया तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया? क्योंकि आप देखिए ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, डीएम, एसडीएम और डीएसपी या फिर बीडीओ, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक कहने का मतलब ये जनप्रतिनिधि नहीं है, ये अपॉइंटेड है, ब्यूरोक्रेसी है ये, है ना। ये कार्यपालिका के अंग तो है लेकिन ये सिलेक्टेड है, इसमें जनता की भागीदारी से चुने हुए लोग नहीं है। तो जब राज्यों के बाद एक तीसरा लेवल हमने खोल दिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, और हमने ये बोला कि राज्यों जो जनता है उसके द्वारा चुने हुए होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, तो ये फर्दर लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन था, यानी विकेंद्रीकरण का एक अगला स्तर था। लेकिन ये विकेंद्रीकरण एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा, यानी चुनाव के द्वारा किया जा रहा था। इसलिए हम कहते हैं कि जो पंचायती राज है हमारे देश में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक जरिया है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक जरिया है। उत्तर है हमारा बी, यानी भारतीय संविधान 73वें संशोधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं होने पर न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है? कहने का मतलब ऐसा कौन सा प्रावधान जो बताता है कि कम से कम इतनी जनसंख्या होगी तभी मध्यवर्ती स्तर पे जो पंचायत है उसका गठन किया जाएगा, यानी जो पंचायत समिति है उसका गठन किया जाएगा। तो इसका उत्तर है 20 लाख। अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहां पे सिर्फ दो ही लेवल हो जाती है, एक ग्राम पंचायत और दूसरा जिला। बीच वाला जो लेवल है उसका गठन करना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है? विकास में जनता की भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और वित्तीय फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, वित्त जुटाना। ठीक है। अब देखिए राजनीतिक जवाबदेही ये नहीं हो सकता इसका उत्तर, क्योंकि पंचायत चुनाव में अभी आपने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टीज को पार्टिसिपेट करते हुए देखा है? नहीं। जब पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट नहीं करती तो जनता के प्रति वो जवाबदेह कैसे होंगी? हाँ, अलग राज्य के चुनाव की बात करें तो हर 5 वर्ष के बाद उनकी राजनीतिक जवाबदेही बनती है कि वोट मांगने आना है, लेकिन पंचायत चुनाव में कोई भी पार्टी वोट नहीं मांगने आती, तो राजनीतिक जवाबदेही नहीं है। ठीक है। विकास में जनता की भागीदारी होगी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आपने देख ही लिया। ठीक। अब यहां पे देखिए सेकंड तो हमारा ऑप्शन है नहीं, उत्तर क्या बच जाता है? 1 और 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को आयोजित करने का निर्देश देता है? 1994 में पूछा हुआ सवाल है। तो अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। पंचायत राज को स्वशासन की एक इकाई के रूप में संगठित किया गया है। भारत के संवैधानिक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट आ गया है तब उसके बाद ये ऑप्शन सुटेबल है। अदरवाइज उससे पहले पंचायत क्या था? डीपीएसपी का हिस्सा था। लेकिन अब 73वें संवैधानिक संशोधन के अंदर स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट के फॉर्म में स्टैब्लिश किया गया है कि उसको पंचायती राज को। मुख्यतः पंचायती राज के लक्ष्य क्या है? ग्रामीणों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता, चुनाव लड़ने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण देना, ग्रामीणों को सत्ता का विकेंद्रीकरण, और नन ऑफ दीज। बीपीएससी ने 1999 में अगेन क्वेश्चन पूछा है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण किसके थ्रू?
विलेजर्स के थ्रू, विलेजर्स में पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अलग अलग वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव आए, एकदम बेसिक लेवल पे भी आप जन भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। उत्तर है सी। सफल संचालन के लिए पंचायती राज को पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है किसकी? केंद्र सरकार की, ब्यूरोक्रेसी, राजनेताओं की, या स्थानीय जनता के लिए? देखिए, पूरा सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज एक स्वायत्त शासन की प्रणाली है, यानी सेल्फ रूल। आप अपनी रूल स्टैब्लिश करोगे किसके थ्रू? तो जनता, गांवों में बोला जा रहा है कि आपके ही चुने प्रतिनिधि आपके लिए ही काम करेंगे, आपके बीच रहते हुए ही। जो आप विधायक चुनते हो वो पटना चले जाते हैं, जो आप एमपी चुनते हो वो दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन यहाँ आपके बीच रह के आपके लिए काम करेंगे, आपकी डायरेक्ट भागीदारी होगी। आप अपने वार्ड से रिप्रेजेंटेटिव चुन के आ सकते हो। बहुत लोकल लेवल पे आप देखोगे कि जब पंचायत की चुनाव होता है, हर दूसरे तीसरे घर से कोई ना कोई चुनाव कंटेस्ट कर रहा होता है। तो किसकी जरूरत है वहां पे? स्थानीय जनता की सहयोग की जरूरत है। पूरा ग्राम सभा कॉन्सेप्ट ही उसी के ऊपर है कि जन भागीदारी के रूप में पंचायती राज को स्टैब्लिश किया जाए। भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायती राज ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो इन तीनों चीजों के लिए पंचायती राज का निर्माण किया गया है। उत्तर है सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? स्वायत्तता, लोगों की भागीदारी, स्थानीय समुदाय के बीच अविश्वास पैदा करना, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। अब बहुत ये इंटरप्रेट करना कि आपस में लोग इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि चुनाव लड़ने के बाद मारपीट पे लोग उतर आते हैं, लेकिन ऐसा मोटिव कभी नहीं है पंचायती राज का। तो वैमनस्यता पैदा करना ये बिल्कुल भी पंचायती राज और विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। हालांकि भागीदारी सुनिश्चित करना जनता की और गांव वालों की, ये उसकी एक विशेषता जरूर हो सकती है। उस समिति का नाम बताइए जिसने 1957 में सीडीपी के पुनर्गठन के लिए जिस समिति को बनाया गया था। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था, जब आज़ादी के बाद तुरंत ही सरकार ने लॉन्च किया था, पहले 2 साल में ही। उसको स्टडी करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनी थी और उस समिति ने पहली बार यह सुझाव दिया था कि भारत में पंचायती राज को 3 स्तर पे लागू करना चाहिए। 3 टियर जो है पंचायती राज का, ग्रामीण का, ग्राम पंचायत, फिर इंटरमीडिएट, फिर जिला परिषद। तो इन 3 के लिए कौन सी समिति थी? वो बलवंत राय मेहता समिति थी। बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों पर विचार करें और इन्हें क्रोनोलॉजिकल वे में स्टैब्लिश करें। तो यहाँ पे सबसे पुरानी इसमें बलवंत राय मेहता कमेटी है, फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी है, फिर जीवी के राव समिति आ जाएगी और फिर एलएम सिंघवी समिति आ जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पे बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता कमेटी, फिर जीवी के राव और फिर एलएम सिंघवी। तो उत्तर होगा आपका बी। तो इसकी सही सीक्वेंस ये आएगी, बी इसका आंसर है। नीचे आपको यहाँ डेट्स लिखे मिल जाएंगे कि कौन सी कमेटी कब आई थी। ठीक है। पंचायती राज पहली बार अक्टूबर 1959 में कहाँ लागू किया गया था? तो बहुत सारे एग्जामिनेशंस में इसको पूछे गए, बीपीएससी ने भी बहुत अलग अलग तरीके से इसको पूछा है। पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जी के जन्मदिन के दिन राजस्थान की सरकार ने पंचायती राज को लागू किया था। हालांकि उस समय 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन आया नहीं था, लेकिन अनुच्छेद 40 में जो प्रावधान था उसको लागू किया था किसने? राजस्थान की सरकार ने, और वो था 2 अक्टूबर 1959। तो इसका उत्तर हो जाता है ए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था से सबसे पहले राजस्थान में शुरुआत की गई थी और उसके बाद किस राज्य में की गई थी? ये 2005 में पूछा हुआ है। तो यह है आंध्र प्रदेश। फर्स्ट स्टेट जो 1959 में था वो कौन था? राजस्थान। और सेकंड स्टेट कौन था? आंध्र प्रदेश। लेकिन जब 73वां संवैधानिक संशोधन पास हो गया, उसको सबसे पहले किस राज्य ने इंप्लीमेंट किया? ये दोनों आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले पंचायती राज किसने लागू किया? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान, फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश। लेकिन जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ तो उसको सबसे पहले लागू किया था मध्य प्रदेश ने। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता। 2015 में पूछा है तो बलवंत राय मेहता इसका सटीक जवाब है। बहुत सारी समिति बनी है पंचायती राज के ऊपर, आपको उसका क्रोनोलॉजी भी याद रखना है। मैंने कुछ डेट्स आपको बताई दी जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं उसके बारे में। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज को
संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। एल एम सिंघवी, बलवंत राय, राव समिति और अशोक मेहता समिति। राव समिति मतलब जीवी के राव के बारे में बात कर रहा है। एल एम सिंघवी समिति जो थी, उन्होंने पहली बार ये सिफारिश की थी कि अब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो। सिर्फ राज्यों के द्वारा कानून बनाने से यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी देश भर में, संविधान में ही इसको घोषित कर दो, इंक्लूड कर लो एक अलग चैप्टर बना के। तो ये सिफारिश सबसे पहले एल एम सिंघवी समिति ने की थी। अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी किसके लिए? 3 लेवल के लिए, 2 स्तरीय के लिए, पंचायती राज की एकल स्तरीय प्रणाली के लिए और बहुस्तरीय प्रणाली के लिए। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता, उन्होंने 3 स्तरीय की थी, त्रिस्तरीय, 3 टियर गवर्नमेंट की, लोकल सेल गवर्नमेंट की। लेकिन फिर जब अशोक मेहता आते हैं, उन्होंने बोलते हैं नहीं, 3 स्ट्रक्चर को मत बताओ, बीच वाला हटा दो और आप डायरेक्ट ग्राम पंचायत और जिला परिषद रखो, 2 स्तरीय ही रखो। तो अशोक मेहता ने 2 स्तरीय की ही सिफारिश की थी। लेकिन हालांकि जो अभी हम फॉलो करते हैं वो 3 टियर ही फॉलो करते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायत के निर्माण की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी के राव और सरकारिया। तो उत्तर है अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों की भी संरचना और उसके निर्माण की सिफारिश की थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व देने की गारंटी देता है? देखिए, मिनिमम जो है वो कितना है? 1/3 है। बिहार में जो महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है पंचायती राज में, वो कितना मिला हुआ है? 50%। संविधान क्या बोलता है? कम से कम तो आप 50 रखोगे, अगर राज्य चाहे तो उसको 50% तक भी ले जा सकता है। तो बिहार समेत कई राज्यों ने, अभी आज प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो कम से कम 20 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पंचायतों में महिला को कितना? 50% का आरक्षण दे दिया है। 1/3 की जो आरक्षण देने की बात की गई है वो कहां की गई है? अनुच्छेद 243D जो रिजर्वेशन की बात करता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन की, तो वहां पे 1/3 जो बात की गई है किसके लिए? महिलाओं के आरक्षण के बारे में बात की गई है। कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची देता है? तो वो सूची कहां है? शेड्यूल 11 में। लेकिन किस अनुच्छेद के अंदर उसका मेंशन है? तो मेंशन है अनुच्छेद 243G के अंदर। उत्तर है डी फॉर दिल्ली। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किन राज्यों में वैध है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उत्तर है ये 4। तो चारों में जो है 1, 2, 3 और 4, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन चारों राज्यों में जो महिलाओं को आरक्षण मिली है पंचायत में वो 50% पे है। इसके अलावा बहुत सारे राज्य, सिर्फ 1 ही बचे हैं। मैंने बोला 20 राज्यों में ये हो चुका है 50% आरक्षण। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन से शामिल है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 2001 में बीपीएससी ने पूछा है। चौथा जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है। सबसे नीचे लेवल पे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति और तीसरे लेवल पे जिला परिषद। ये नोमेनक्लेचर हमारे राज्य के लिए सटीक बैठता है, इसलिए आप डी ऑप्शन का चुनाव करेंगे। भारत में ब्लॉक स्तर पर एक पंचायत समिति होती है, उसका क्या काम है? सलाहकार होती है, समन्वय और पर्यवेक्षी होती है, प्रशासनिक प्राधिकरण, एडवाइजरी बॉडी, कंसल्टेटिव बॉडी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो 2016 में बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है जिसका प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। भारत में पंचायती राज और जो जिला परिषद है उसके बारे में पूछा जाए तो एक सुपरवाइजरी बॉडी के रूप में है। जो मेन काम करती है वो कौन करती है? वो पंचायत, ग्राम पंचायत को इंप्लीमेंटिंग बॉडी का दर्जा दिया गया है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों में से कौन सी शक्ति नहीं है? भूमि सुधार, न्यायिक समीक्षा, गरीबी का उन्मूलन और इनमें से कोई नहीं। तो न्यायिक समीक्षा तो ऑफकोर्स कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, पंचायतों की इतनी शक्ति नहीं है। उत्तर है आपका बी। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मेयर का जो कार्यकाल होता है वो नगर पालिका के साथ कोटर्मिनस होता है, मतलब जब तक नगर पालिका का कार्यकाल रहेगा उतना मेयर का कार्यकाल रहेगा। तो 5 वर्ष फिक्स किया गया है। भारत में स्थानीय शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? देयर इज नो सेपरेट कैटेगरी ऑफ लोकल गवर्नेंस इन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत की स्ट्रक्चर है, जो महासंघिका है, उसमें लोकल गवर्नमेंट का चर्चा नहीं है। 1/3 ऑफ द सीट आर रिजर्व फॉर द वुमेन। सही है ये स्टेटमेंट। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन इज डन बाय ए कमीशन। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर लोकल बॉडीज, तो फाइनेंस कमीशन करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन।
इलेक्शन फॉर द लोकल बॉडी इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाई अ स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा मंत्रालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति माफ करें और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, इसका जो करेक्ट नाम है वो क्या है इंग्लिश में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स एक्ट को इंप्लीमेंट करता है। पर्यावरण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय मामलों का मंत्रालय। पंचायती राज देखिए आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए जानबूझ कर डाला हूं कि अगर इस एक्ट के बारे में बात आए तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर जो है वो इस एक्ट को इंप्लीमेंट करती है, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि अभिलेख अधिकारी हैं जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर हैं? तो पटवारी जो होते हैं वो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, कहीं कहीं उसका मेंशन है। किसी किसी स्टेट में नाम स्टेट वाइज बदल सकता है। कार्यक्रम प्लानिंग जो है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लानिंग, ये ऊपर थोड़ा छूट गया है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लानिंग का उद्देश्य क्या है? शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना, जीवन स्तर में सुधार, राजनीतिक प्रशिक्षण, योजना बनाने में गांव की मदद करना। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जब इंडिया में लाया गया था तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। उस ऑब्जेक्टिव की लिस्ट मैंने यहां पे डाल रखी है, आप देख सकते हो। असिस्ट विलेज इन हैविंग इफेक्टिव पंचायत कॉर्पोरेशन थ्रू दीज विलेजेस इंस्टीट्यूशन plans carry out integrated in a multi-phased manner, increasing the agricultural production, improving existing village craft, providing minimum essential health services, providing required educational facilities for children and adult education, providing recreational facilities and programs, improving housing and family living conditions, providing programs for villages, women and youth। तो अब जब इन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हो तो आपको यहां देखेंगे कि मल्टीपल ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आर मेंशन्ड हियर। तो उत्तर जो होगा इसका ई होगा, क्योंकि एक से ज्यादा सटीक ऑप्शन है। इसके हिंदी में जो ऑब्जेक्टिव्स है वो यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। तो इतने सारे सवाल हमने पंचायती राज के ऊपर डिस्कस किए हैं। आपको जनरल प्रोविजन पंचायती राज के बारे में पता चल गए। कुछ एक आधा जो आपको ध्यान रखना है, 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट, जितनी भी कमिटीज आई उसका सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। रिजर्वेशन के बारे में ध्यान रखना है, कई 2-3 बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके बारे में माइन्यूटली आप एक बार गूगल कर लेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, अगर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। पंचायती राज हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और हालांकि बहुत ही आसान सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। जब आप ओवरऑल पॉलिटी को कंसीडर करते हो तो एक छोटा सा पार्ट रह जाता है ये, लेकिन इस पे 1-2 क्वेश्चन हर बार हर ईयर के एग्जामिनेशन में आप देख लेते हो बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो हमने ये पूरा डिस्कशन किया है। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना होता है तो आपको पता है कहाँ से करना होता है, टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके दोबारा क्वेश्चंस को देखना हो, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना हो तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपको क्वेश्चन के नीचे आंसर की भी लगा हुआ मिलता है। पिछले भी पीडीएफ्स आपको डाउनलोड करने हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप वाले, टेलीग्राम के चैनल में भी मिला हुआ है। अगर आप पॉलिटी रिवीजन में नए जुड़े हैं तो पीछे वाले वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि कोशिश यही है कि 6-7 घंटे के एक पैकेज में पूरी पॉलिटी आपको रिवाइज कराई जाए। और इसका जो तरीका हमने बेस्ट सोचा है वो क्वेश्चंस के थ्रू है, जिसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हैं ही, अदर पीसीएस के भी क्वेश्चन है और कुछ नए बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसके एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट भी। तो इन अ नटसेल हमने सारी पॉलिटी अभी तक डिस्कस कर ली है। एक जो मिसलेनियस आर्टिकल बेस्ड का है उसकी भी हम एक वीडियो लेके आएंगे, और तब आपकी पॉलिटी की जो पूरी सीरीज है वो एक कंप्लीट हो जाएगी, और इस पूरी वीडियोस के माध्यम से आप अपनी पॉलिटी को एक दिन में चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। जुड़ने के लिए थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि साइंस वाले जो पोर्शन है वो जल्दी हम शुरू करने वाले हैं, और उसके अलावा जो बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, वो सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए आपको अगर उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए, क्योंकि टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपके रिवीजन में हेल्प कर पाए। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।